हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हमने इस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे इस पेपर को, जहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा था इस पेपर को। तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो as per the latest instructions in the Southern Railway, who is the competent authority to approve compassionate ground appointment to married daughters of dead decapitated railway employee? तो दक्षिण रेलवे में नवीनतम निर्देशों के अनुसार मृत और सिर कटे रेलवे कर्मचारी की विवाहित बेटियों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन दिया है डीआरएम, सीडब्ल्यूएम, जीएम, अ स्क्रीनिंग कमेटी नॉमिनेटेड बाय जीएम और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डीआरएम ऑब्लिक सीडब्ल्यूएम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ऑप्शन दिया है यहाँ पे पोस्ट बेस्ड रोस्टर वॉज इम्प्लीमेंटेड एज ए रिजल्ट ऑफ विच कोर्ट केस। तो पोस्ट बेस्ड रोस्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस कोर्ट केस के बाद हुआ है? स्टेट ऑफ पंजाब एंड ओर्स वर्सेस रफीक मशी वाइट वॉशर केस, इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड आर के सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आर के सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द पोस्ट बेस्ड रोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रोस्टर विच इज मेंटेन्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन? तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए जो है कौन सा रोस्टर एप्लीकेबल होगा? एल शेप्ड रोस्टर, पोस्ट बेस्ड रोस्टर, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज वैकेंसी बेस्ड रोस्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर फॉर पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशंस। तो मैं आपसे कमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर और पोस्ट बेस्ड रोस्टर में क्या डिफरेंस है। प्लीज़ कमेंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। When the dearness allowance crosses 25%, what is the rate of HRA हाउस रेंट अलाउंस फॉर एक्स क्लास सिटीज? तो जब डियरनेस अलाउंस 25% क्रॉस कर गया, तो इस केस में एक्स क्लास के लिए जो एच आर ए होगा उसका रेट कितना होगा? तो 21%, 24%, 27% एंड 30%। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 27%। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 55 का सी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पूछा जा रहा है रिस्क अलाउंस के बारे में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्क अलाउंस इज पेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय? तो एक्सरे टेक्नीशियंस, ट्रैक मशीन यूनिट टेक्नीशियंस, ट्रैक मेंटेनर्स इन ओपन लाइन एंड नन ऑफ द एबव। तो रिस्क अलाउंस जो है किस तरह के एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज को पे किया जाता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे रिस्क अलाउंस की बात करें, तो रिस्क अलाउंस बेसिकली ऐसे स्टाफ जो कि हजार्डस वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे उनके लिए रिस्क अलाउंस ग्रांट की जाती है। जैसे एक्सरे अटेंडेंट्स हो गए या एक्सरे टेक्नीशियंस, चेस्ट क्लिनिक स्टाफ हो गया, मलेरिया खलासी डायरेक्टली इंगेज्ड इन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स या हैंडलिंग एसिड्स, एंटी लार्वल ड्रग्स, सफाई वाला डायरेक्टली वर्क इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन वर्कशॉप, या मोल्डिंग शॉप में जो कि रेल व्हील फैक्ट्रीज के अंदर लाइक बेंगलुरु के अंदर है, तो वहाँ पे जो कर्मचारी इंगेज्ड हैं। ठीक है, एंड दोज डायरेक्टली इंगेज्ड इन यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स
दोज डायरेक्टली इंगेज्ड इन स्प्रे पेंटिंग, ठीक है, या कोई ऐसा स्टाफ जो कि गैल्वेनाइजिंग टैंक्स में या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में इंगेज है, तो ऐसे स्टाफ के लिए जो है तो रिस्क अलाउंस रेलवे द्वारा प्रदत्त किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एक्सरे टेक्नीशियंस या एक्सरे अटेंडेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एज पर चार्टर ऑफ कमिटमेंट्स ऑन एस्टेब्लिशमेंट मैटर issued by Ministry of Railway, what is the timeline for payment of settlement dues for the cases of voluntary retirement, death, resignation of railway employees in non-disputed cases? तो रेल मंत्रालय द्वारा जारी स्थापना मामलों पर प्रतिबद्धताओं के चार्टर के अनुसार गैर विवादित मामलों में रेलवे कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, इस्तीफे के मामले के निपटान बकाया के भुगतान की समय सीमा क्या है? Within 30 days, within 90 days, within 60 days, on the day of termination of service। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज विद इन 60 डेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अल्टर द रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी और अर्स्टवाइल ग्रुप डी एम्प्लॉय? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सीनियर डीपीओ, एडीआरएम, डीआरएम और पीसीपीओ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एसओपी से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस केस में। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अल्टर द रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ ग्रुप सी और अर्स्टवाइल ग्रुप डी एम्प्लॉय? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज पीसीपीओ। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज पीसीपीओ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। नेक्स्ट है, हु इज द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच कैन सैंक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट एज पर द MSOP 2018? तो सबसे कम सक्षम प्राधिकारी कौन है जो 2018 की शक्तियों की मॉडल अनुसूची के अनुसार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान की मंजूरी दे सकता है? डिविजनल जेजी ऑफिसर, एडीआरएम और एसएजी ऑफिसर इन द फील्ड यूनिट्स, डीआरएम और पीएचओडी, सीएचओडी। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डिविजनल जेजी ऑफिसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे मास्टर सर्कुलर 49 से पूछा गया क्वेश्चन जो कि रेलवे क्वार्टर्स को डेडिकेटेड है। तो एज पर द मास्टर सर्कुलर 49 ऑन द रेलवे क्वार्टर्स विच with regards to general entitlement of various types of railway quarter, which of the following pairs are incorrectly matched? तो यहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स के इंटाइटलमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। स्टाफ विथ ग्रेड पे लेस देन और इक्वल टू 1800 यानी लेवल 1 तो टाइप 1 क्वार्टर। फिर स्टाफ विथ ग्रेड पे मोर देन 1800 यानी लेवल 1, और लेवल 4 की बात करें अगर तो टाइप 2। स्टाफ विथ ग्रेड पे मोर देन 4200 यानी लेवल 6 अगर बात करें तो टाइप 4 क्वार्टर। और स्टाफ विथ ग्रेड पे मोर देन 5400 लेवल 10 तो टाइप 5 क्वार्टर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह इनकरेक्टली मैच्ड है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो स्टाफ विथ ग्रेड पे मोर देन 5400 और लेवल 10 टाइप 5 क्वार्टर इज द रॉन्गली मैच्ड। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी इज इनकरेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिम्स? तो लिम्स का पूरा रूप क्या है? तो इट इज नथिंग बट अ लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। अच्छा, एक बार मास्टर सर्कुलर 49 के अकॉर्डिंग हम अगर रेलवे क्वार्टर्स की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 पर आ रहा हूँ मैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे लेवल 1 का जो स्टाफ है उसको टाइप 1 क्वार्टर मिल रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1800 ग्रेड पे वाले को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइप 2 मिलेगा 1800 टू 2400 ग्रेड पे वाले को, उसको टाइप 2 मिलेगा।
और 2400 से 4200 वाले को जो है टाइप 3 मिलेगा, ठीक है। और मोर देन 4200 ग्रेड पे है, अगर स्टाफ विथ ग्रेड पे मोर देन 4200 तो उसको टाइप 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तीनों ऑप्शंस। और अगर बात करें यहाँ पे टाइप 4 क्वार्टर की, तो गजेटेड ऑफिसर विथ ग्रेड पे लेस देन 6600 हैं तो उसको भी टाइप 4 क्वार्टर ही मिलेगा। इसके अलावा गैजेटेड ऑफिसर्स विथ ग्रेड पे 6600 अगर हैं तो इस केस में टाइप 4 स्पेशल क्वार्टर मिलेगा। और गैजेटेड ऑफिसर्स विथ ग्रेड पे मोर देन 6600 है, ठीक है। तो यह ग्रेड पे अगर 6600 से ऊपर होता है, 6600 से ऊपर होता है, ठीक है, तो इस केस में अगर वह ग्रेड पे जो है 6600 से ऊपर होता है तो इस केस में इट विल बी अ टाइप 5 क्वार्टर, टाइप 5 क्वार्टर होगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत आंसर होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज इनकरेक्टली मैच्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं। व्हाट इज द फी टू बी रीमिटेड बाय इंडियन सिटीजन्स टू फाइल फॉर एन अपील अगेंस्ट एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा? 10 रुपीज़, 25 रुपीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इंडियन सिटीजन्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के खिलाफ अपील दायर करने के लिए, प्राप्त जानकारी के खिलाफ, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के खिलाफ आपको जानकारी मिल गई है और उसके खिलाफ आप अपील दायर कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे शुल्क पूछ रहा है, ठीक है। तो इस केस में दैट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इंडियन सिटीजन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 47, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS? तो IREPS इज नथिंग बट इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ठीक है। सो इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स और प्रोडक्शन यूनिट्स इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रेल कौशल विकास योजना? तो रेल कौशल विकास योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? नॉर्दर्न रेलवेज, RWF बेंगलोर, BLW वाराणसी, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। एज पर रेलवे सर्वेंट्स HOER दैट इज आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005, which are the following is correctly matched regarding a classification of employee and standard hours of duty prescribed for them? इंटेंसिव के लिए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही ढंग से मेल खा रहा है यहाँ पे। तो इंटेंसिव के लिए 42 आवर्स पर वीक, कॉन्टिन्यूस के लिए 46 आवर्स अ वीक, एजेंशियल इंटरमिटेंट्स के लिए 42 आवर्स अ वीक, आवर्स ऑफ फोर्टनाइट एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इंटेंसिव के लिए 42 आवर्स अ वीक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वन ऑफ द definitions of short of in the context of railway servants HOER that is hours of work and period of rest rules 2005 is a period of rest which is less than 10 hours in a roster of a 6 hours duty for intensive workers, 8 hours for a continuous workers, 10 hours in case of essential intermittent workers, 14 hours in a mixed roster of 6 and 8 hours duty for intensive workers। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट ऑफ का डेफिनेशन पूछा गया है। तो शॉर्ट ऑफ इज नथिंग बट it is a period of rest which is less than 14 hours in a mixed roster of 6 and 8 hours duty for intensive workers। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पण? तो अर्पण इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू पेंशन, ठीक है, आप सभी को पता होगा। और इसका जो फुल फॉर्म होगा वह एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क है।
सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, as on the date of conduct of this examination which are the following statements regarding creation or redistribution of non gazetted post is correct। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और उसमें बताना है कि कौन सा सही है। रेलवे बोर्ड इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट इन द लाइट ऑफ न्यू एसेट्स। DRM is the competent authority to approve redistribution of non-gazetted posts across various grades. DRM is the competent authority to approve redistribution of non-gazetted posts within the same grade. Statement B and C are correct। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इस केस में जो सही आंसर होगा दैट विल बी DRM इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट विद इन द सेम ग्रेड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अराजपत्रित पदों के सृजन या पुनर्वितरण के संबंध में DRM जो है यह एक ही ग्रेड के भीतर अराजपत्रित पदों के पुनर्वितरण की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विथ रिगार्ड टू फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स व्हाट इज द कूलिंग ऑफ पीरियड बिटवीन टू टेन्योर। तो कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होगा दो टेन्योर्स के बीच में फॉर इंस्ट्रक्टर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर्स, एटलीस्ट 3 ईयर्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 1 ईयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। फॉर लेवल 1 ऑफ द 7th CPC मैक्सिमम कोटा ऑफ रिक्रूटमेंट इन अ 2 पर प्रोडक्शन यूनिट पर ईयर एज पर द रेलवे एक्ट 1989 एक्स ग्रेसिया रिलीफ इज पेएबल इन केस ऑफ डेथ और इंजरी ऑफ द रेलवे पैसेंजर्स इन ट्रेन एक्सीडेंट्स विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक्सीडेंट से रिलेटेड जो एक्स ग्रेसिया पेमेंट दिया जाता है रेलवे पैसेंजर्स को, तो उसके बारे में रेलवे अधिनियम 1989 में क्या लिखा गया है इस पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फॉर ट्रेन एक्सीडेंट्स अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया फॉर डेथ इज 5 लाख रुपीज ओनली। ठीक है, तो ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु पर अनुग्रह राशि केवल 5 लाख रुपए है। फॉर ट्रेन एक्सीडेंट्स अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया फॉर ग्रीवस इंजरी is 2 lakh only. For accident at a manned level crossing, that is a 2,50,000 only. For accident at a manned level crossing, amount of ex gratia for grievous injury is 1,50,000 only। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज, इसमें जो सत्य है दैट इज फॉर ट्रेन एक्सीडेंट अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया फॉर डेथ इज 5 लाख रुपीज ओनली। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि ज्वाइनिंग टाइम लीव से पूछा गया है। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विथ रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड और ड्यूरेशन एक्सेप्ट कैजुअल लीव। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइन किया जा सकता है विथ रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड, केवल कैजुअल लीव को छोड़कर, CL को छोड़कर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसके लिए किसको रिफरेंस में लिया जा रहा है यहाँ पे। As per Master Circular 7, which are the following statement in context of annual quota of recruitment on scouts and guides as fixed for zonal railways and production units is not true? For level 2 of 7 CPC, maximum quota of recruitment is 2 per railway per year. For level 2 of the 7 CPC, maximum quota of recruitment is 1 per production unit per year. For level 1 of the 7th CPC, maximum quota of recruitment is 2 per railway per year। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन को प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड कमेंट इट इट्स आंसर। आई डिडंट नॉट रिकॉग्नाइज इट्स आंसर। In the context of joining time in railways, which are the following is not true। तो ज्वाइनिंग टाइम लीव के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे और कौन सा सही नहीं है।
नो ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इन केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण के मामले में कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं दी जाएगी आपको। ज्वाइनिंग टाइम रूल्स आर इलूसिडेटेड इन चैप्टर 11 ऑफ द IREC वॉल्यूम 1। ज्वाइनिंग टाइम रूल्स आर इलूसिडेटेड इन चैप्टर 11 ऑफ IRE इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1। 2 बार लिख दिया गया। If the distance between old headquarter and new headquarters is more than 2000 km, then joining time eligible will be 15 days, except in case of air travel for which the maximum will be 10 days। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स आर इल्यूसिडेटेड इन चैप्टर 11 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस ऑप्शंस को 2 बार रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे। नो ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इन केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, तो ये भी सही है। ठीक है, जनरली अगर बात करें तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर इज मोर देन 2000 किलोमीटर, देन द ज्वाइनिंग टाइम एलिजिबल विल बी 15 डेज, ये तो सही है। लेकिन इस केस में एक्सेप्ट इन केस ऑफ एयर ट्रेवल फॉर विच द मैक्सिमम विल बी 12 डेज, तो यहाँ पे 10 डेज लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि 12 डेज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेडिकल फिटनेस रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय वर्किंग इन कंबाइंड कॉमर्शियल एंड टिकट चेकिंग क्लर्क कैडर A3 B2 C1 C2, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज B2। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 पे बात करेंगे। Which are the following statements regarding sanction of rewards to non-gazetted staff in connection with a good work done to avoid or reduce severity of accident is not true? यहाँ पे भी MSOP 2018 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे शेड्यूल ऑफ पावर की। ठीक है, तो JG ऑफिसर हैज द पावर टू सैंक्शन अप टू 1000 रुपीज इन ईच केस। ADRM हैज सैंक्शन अप टू 3000 रुपीज इन ईच केस। DRM 7500 रुपीज। PHOD has the power to sanction up to 7500 rupees। तो यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग regarding sanction of the rewards to non-gazetted staff in connection with the good work done to avoid or reduce severity of accidents is not true। देखिए, फोकस ऑन नॉट वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर दैट विल बी ADRM has the power to sanction up to 3000 rupees। It is not correct। So option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर MSOP 2018 द क्लेम ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ऑफ अ स्टाफ हु हैज डाइड in harness can be sanctioned at a zonal level if the claim is made within the what period for the date of termination of service? 12 month, 15 month, 24 month, 30 month। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2.5 year 30 month। नेक्स्ट है, when a railway servant opts for voluntary retirement because of the partial medical decategorization, what is the minimum years of service he or she has should have left from the date of medical decategorization for normal superannuation so that his ward can give request for consideration on compassionate ground appointment? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 1 year, 5 year और 10 year और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ 5 year। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्लान हेड डील्स विद द स्टाफ एमिनिटीज? प्लान हेड 17 जो है वह कंप्यूटराइजेशन को लेके है। ठीक है, प्लान हेड 52 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एम्प्लॉय हैड resigned from the post of station master and now is requesting to be reappointed. Who is the competent authority to reappoint the said employee? तो यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्टेशन मास्टर पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है और वह फिर से रीअपॉइंटमेंट होना चाहता है।
तो इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? DRM, अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू द पोस्ट, सीनियर DPO, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज DRM साहब। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। As per the proposed Industrial Relation Code 2020, the trade union have support of what percentage or more of the workers on the muster roll in an industrial establishment will be recognized as the sole negotiation union? 20, 33, 51, 66। तो आपको जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो इसका आंसर दैट विल बी अ 51। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विथ रिगार्ड टू इनकैशमेंट ऑफ लीव इन सर्विस विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ रेलवे सर्वेंट इज परमिटेड टू इनकैश लीव ऑन हाफ average pay up to 10 days at time of availing of railway pass while in service. A minimum balance of 30 days of leave should be available in credit of the employee after availing the leave in encashment. Cash equivalent of the leave will not include HRA and transport allowance. Leave encashment can be availed a maximum of 6 times in the entire career. तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे a railway servant is permitted to encash leave on half average pay, that is should be a LAP, leave on average pay up to 10 days at a time availing of railway pass while in service. It is not correct. ठीक है, it should be a LAP, it should be a LAP not LHAP. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which are the following posts have not been categorized as safety post by Railway Board? Technician power in electrical department, helper bridge, chief controller, pump and compressor operator। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज टेक्नीशियन पावर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। विच आर द फॉलोइंग अलाउंसेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय इंडियन रेलवे इन लाइट ऑफ द 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन? स्पेशल रनिंग स्टाफ अलाउंस, PCO अलाउंस, बैड क्लाइमेट अलाउंस, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी अलाउंस जो हैं तो यहाँ पे चालू हैं। सो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अचीव्ड बाय रेलवे एम्प्लॉयज इन पर्सनल डिपार्टमेंट विल मेक देम एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स फॉर एक्वायरिंग हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन और HRM और पर्सनल मैनेजमेंट, PG डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट और HRD और इंडस्ट्रियल रिलेशन, MBA इन HRM, पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन और इक्विवेलेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है 26 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 2022 with the aim of strengthening the infrastructure facilities and improving the quality of education in government and government aided school by soliciting voluntary contribution and support from citizens, NRIs, PIOs, that is person with Indian origin, non-residential Indian, institutes, companies, civil societies? ई शिक्षा पोर्टल, विद्यांजलि पोर्टल, दर्पण पोर्टल, ई दृष्टि पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज विद्यांजलि पोर्टल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच ग्रेड ऑफ रेलवे ऑफिसर्स आर एलिजिबल टू यूज अ सिल्वर पास? HAG ऑफिसर, नॉन फंक्शनल HAG, SAG ऑफिसर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, 24 पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू person with benchmark disabilities in railway service against the post identified for each disabilities 1% each shall be reserved for person with benchmark disabilities under which are the following categories? ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे जो ऑप्शंस है वह गलत किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। स्पेशल मैटरनिटी लीव इन ग्रांटेड
to a railway employee in case of death of a child soon after birth or in case of child is stillborn, how many days can special maternity leave be given for? 30 days, 60 days, 90 days, 120 days? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी 60 डेज. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. स्पेशल मैटरनिटी लीव. With respect to accident-free service award, which are the following statement are correct? The accident-free service award was started in 1975 by Indian Railway. An employee who has undergone one minor penalty can be given accident-free service award. Accident-free service award is granted as 30% of basic pay to all employees who are eligible for the same. Staff who seek voluntary retirement will not be eligible for accident free service award. इसका आंसर हो जाएगा an employee who has undergone one minor penalty can be given accident free service award. So option number B is the right answer. Next है what is the maximum period for which competent authority can grant child care leave to railway servant during the entire सर्विस? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 730 डेज. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. As per the part of revival of railway schools as decided by railway board in line with the Ministry of Education, which one of the following steps is not advised to be carried out by the competent authority for improvement of school standard? Upgradation of infrastructure including school buildings, labs, toilets, teacher training programs to ensure capacity building of teachers, appointment of new teachers on permanent basis to fill up the vacant post, enhancing the strength of student in the school by improving classroom capacity. ठीक है, तो इस केस में रिवाइवल ऑफ रेलवे स्कूल्स की बात की जा रही है. तो इसके लिए कौन सा शिक्षा मंत्रालय के अनुरूप कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू टीचर्स ऑन परमानेंट बेसिस टू फिल अप वैकेंट पोस्ट. ओके. 19 नंबर क्वेश्चन है एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 a retired railway servant is eligible for PRCP if they have qualifying service of 20 years. If an employee who is otherwise eligible for PRCP but does not have the mandatory 20 years of qualifying service, by how many months or months can be shortfall be made good by the competent authority? 1 month, 3 month, 6 month, 12 month. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 3 मंथ. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यार्ड स्टिक्स फॉर एसएनटी डिपार्टमेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेसू? डेसू का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, डिविजनल एनर्जी स्टेबलाइजिंग यूजेस, डिविजनल इक्वेटेड सिग्नल यूटिलाइजेशन, डिविजनल इक्वेटेड सिग्नल यूनिट्स एंड डिविजनल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यूनिट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डिविजनल इक्वेटेड सिग्नल यूनिट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दैट इज डेसू. As on 1st January 2024, as per the State Railway Provident Fund rule, what is the maximum limit of annual subscription of a subscriber in financial year? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 5 लाख रुपीज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे. विद रिस्पेक्ट टू सीजे कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की बात हो रही है. रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ क्लेम्स सबमिटेड बियॉन्ड 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, मेडिकल इनवैलिडेशन और 2 years of attaining majority of a ward but within 25 years, who is the competent authority to decide whether or not the case should be considered or not? तो सीजीए के संबंध में अगर मृत्यु या चिकित्सीय मान्यता की तारीख से 20 वर्ष से अधिक या वार्ड के वयस्क होने के 2 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष के भीतर प्रस्तुत दावों पर विचार करने के समय सीमा के संबंध में विचार किया जाना चाहिए या नहीं, इस मामले पर निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? ठीक है, तो इसके लिए जो पावर है वह जीएम साहब के पास है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे. व्हाट परसेंटेज ऑफ टेम्परेरी कैजुअल सर्विस रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉय कैन बी कंसीडर्ड एज रेगुलर सर्विस फॉर पर्पज ऑफ ग्रांटिंग एमएसीपी?
नील, 25, 50 और 100। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। ए, ओनली जीएम इज empowered टू कंसिडर एंड डिसाइड सीजीए इन पोस्ट ऑफ लेवल 7। स्टेटमेंट बी दिया है डीआरएम और सीडब्ल्यूएम कैन कंसिडर एंड डिसाइड सीजीए इन पोस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ द 7th सीपीसी। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू और नीदर इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, लेवल 7 के लिए जो होगा वह जीएम साहब डिसाइड करेंगे और अप टू 6 के लिए जो है डीआरएम और सीडब्ल्यूएम करेंगे। 13 नंबर पे बात करेंगे यहाँ पे। एज पर आरबी 41/2023 railway employees would be allowed coverage under old pension scheme in place of new pension scheme if they were recruited against post vacancies advertised or notified and or before 22nd December 2003. What is the significance of the date 22nd December 2003? So it is nothing but the date of notification of the new pension system by the Ministry of Finance. So option number B is the right answer. Next है question number 12. Which of the following cases is not related to matters of reservation in public employment? तो यहाँ पे कौन सा केस है जो कि बात नहीं करता है यहाँ पे मैटर ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रफीक मशीह, इंदिरा शौने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, आर.के. सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रफीक मसीह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेसिकली जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रफीक मसीह केस है दैट इज वाइट वॉशर केस। तो इस केस का जो जजमेंट आया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 18 दिसंबर 2014 को आया था। और यह जो केस है बेसिकली वह रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज़ ड्यू टू एरर्स और मिस्टेक्स बाय द एम्प्लॉयर। तो इसके मामले में है कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा भूलवश एम्प्लॉय को एक्सेस पेमेंट कर दी जाती है तो इस केस में उसकी रिकवरी होनी चाहिए। इस पर जो है तो यह केस दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर पर बात करेंगे। इन HRMS APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट module, within how many days should an employee raise a representation against the APAR grading that they have received? 10 days, 20 days, 15 days, 30 days। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट मस्ट बी 15 डेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। An employee working as technician 3 was medically decategorized and made fit in C1 medical category. He is graduate. Which among the following post can he likely be posted on alternate employment on medical decategorization? Junior clerk, train clerk, commercial cum ticket checking clerk और senior clerk। तो इसका आंसर हो जाएगा जूनियर क्लर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी रेलवे स्कूल्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ केरला? आई डोंट नो। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कितने रेलवे स्कूल्स हैं केरला के अंदर। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड इन सदर्न रेलवेज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? DRM इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी। A maximum of 50% reappropriation from one head of the expenditure to another is permitted within the divisional level. It is mandatory to have a divisional DSBF committee meeting every month. Education, recreation, sickness and miscellaneous are the various heads of the expenditure for utilizing SBF। तो ये तो सही है। यहाँ पे दक्षिण रेलवे में मंडल कर्मचारी लाभ निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर डी होगा दैट इज एजुकेशनल, रिक्रिएशन, सिकनेस एंड मिसलिनियस आर वेरियस हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर यूटिलाइजिंग SBF। तो टोटल 15 हेड हैं जिस पर जो है तो SBF के फंड को यूटिलाइज किया जाता है। ओके,
विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IREM वॉल्यूम 1। तो IREM वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स के बारे में बात की जा रही है, कौन सा चैप्टर किससे रिलेटेड है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा चैप्टर सही ढंग से सुमेलित है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो चैप्टर 10 जो है दैट इज रूल्स रिगार्डिंग एरियर्स क्लेम्स एंड रिकवरीज ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स। सो चैप्टर 10 इज करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बात करेंगे। एज पर RBE 148 2019 व्हेन एन इंक्वायरी ऑफिसर हु इज सर्विंग रेलवे ऑफिशियल ऑफ JA ग्रेड and below up to senior supervisor level successfully completes a departmental inquiry between 181 to 365 days, what is the honorarium they will get eligible for। तो यहाँ पे ऑनरेरियम की बात की जा रही है। अगर कोई JA ग्रेड का एम्प्लॉय इंक्वायरी ऑफिसर है और इस केस में अगर वह कोई इंक्वायरी है कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इंक्वायरी बिटवीन 181 टू 365 डेज, तो इस केस में ऑनरेरियम कितना मिलेगा उसको। तो 12,500, 10,000, 6,000 और 3,000। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज 6,000 रुपीज़। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स इज यूज्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ चार्ज एम्प्लॉय। तो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए SF4 का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नॉट अ पार्ट ऑफ सदर्न रेलवे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पौंडीचेरी, नन ऑफ द एबव। तो ये सभी सदर्न रेलवे के पार्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। इन विच ईयर वॉज द इंडियन रेलवे नेशनलाइज्ड। सॉरी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सदर्न रेलवे। तो आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है, पौंडीचेरी एंड कर्नाटका, तो ये कोई भी नहीं है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन रेलवे नेशनलाइज। 1949, 1950, 1951, 1952। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इन द ईयर 1951 इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीरियोडिक ट्रांसफर और ट्रू। तो पीरियोडिक ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो periodic transfer have to be implemented as far as possible without involving a change of residence of the concerned employee as long as the fundamental objective of such transfer can be achieved। ठीक है, so option number B is the right answer। Railway staff holding sensitive post should be subjected to periodical transfer every 5 years। It is not 5 years। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। इफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया इज मेट व्हेन विच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ सर्विस कंडीशन विल मेक अ स्टाफ एलिजिबल टू अपीयर अ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर सिलेक्शन। तो SWLI एग्जाम सिलेक्शंस के लिए जो है यहाँ पे योग्यता की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्टाफ हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 7 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 1 कैन बी एलिजिबल फॉर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर सिलेक्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने टोटल इस पेपर को कंप्लीट किया। वीडियो आपको कैसा लगा, या वीडियो में ऐसा कोई क्वेश्चंस जिससे मैंने भूलवश या मेरी जानकारी में ना होने के कारण उसको मैंने गलत ऑप्शंस बता दिया है, तो उसे भी प्रकाश में लाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे मैं उस आंसर आपके आंसर को पिन अप कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।